नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एडू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक, जिसका एक भाग है इतिहास, जिसका नाम किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व, भाग 2। इसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले पहला पार्ट बन चुका है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल चुका होगा। ठीक है, तो आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहला पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में ये 4 टॉपिकों को हमने क्लियर किया। फ्रेडरिक सरयू का सपना, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के क्रांति के बाद हुए परिवर्तन, 1804 के नागरिक संहिता और उदारवादी राष्ट्रवाद। ये सभी टॉपिक हमने पहले पार्ट में क्लियर कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे 1815 के उपरांत यूरोप में राष्ट्रवाद, पढ़ेंगे 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में, क्योंकि यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा किस तरीके से फैली, वियना की संधि की विशेषता पढ़ेंगे, और जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण और यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। ये 5 पार्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम क्लियर करेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या, महिलाओं का योगदान, अभिन्न प्रतीक और चिन्ह। इसे हम वीडियो के तीसरे भाग में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या है? विचारधारा। तो रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार फिर हम टाइमलाइन देखते हैं। टाइमलाइन दोबारा कैसे लिए देखते हैं? जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, ओके। फिर 1792 में यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ, ओके। फिर उसके बाद 1799 यहां नेपोलियन ने दोबारा राजतंत्र की स्थापना किया। फिर नेपोलियन का शासन 1804 में उसने अपना कानून बनाया। कानून के बाद यहां क्या उदारवादी भावना फैलने लग गई। फिर 1815 में जब नेपोलियन हार गया, नेपोलियन की हार हुई, उसके बाद यूरोप में उदारवादी विचारधारा की जगह अब रूढ़िवादी विचारधारा, कैसी रूढ़िवादी विचारधारा फैलने लग गई। रूढ़िवादी विचारधारा, जैसे उदारवादी एक विचारधारा है वैसे रूढ़िवादी भी एक विचारधारा है। तो नेपोलियन के हारने के बाद यहां पर रूढ़िवादी विचारधारा द्वारा फैलने लग गई। ठीक है, अब रूढ़िवादी विचारधारा फैलेंगे। रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? तो रूढ़िवादी विचारधारा था पुरानी विचारधारा, पुरानी विचारधारा। जैसे हमारे दादा दादी या किसी माता पिता में भी कुछ लोग होते हैं, जैसे उनकी पुरानी विचारधारा क्या होता है? लड़कियों को कम पढ़ने दिया जाना चाहिए, मतलब ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को ज्यादा छूट नहीं दी जाती। ठीक है, और जैसे हमारे दादा दादी गांव में जाकर देखोगे तो जाति के आधार पर अभी भी पुरानी विचारधारा रख रखे हैं, छुआछूत जैसे कि पुरानी विचारधारा रूढ़िवादी। वही विचारधारा फ्रांस में दोबारा फैलने लग गई। ठीक है, यूरोप के लोग जितने अच्छे आगे दिखते हैं उतने अच्छे पहले थे नहीं। ठीक है, ठीक है। रूढ़िवादी एक राजनीतिक विचारधारा थी जो फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में फैलने लग गई। इसके बाद फ्रांस की क्रांति के बाद और नेपोलियन की हार के बाद फैलने लग गई। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पुराने परंपरा, जैसे राजशाही, क्या हुआ था? राजशाही कि मतलब राजा को वापस लाओ, मतलब राजा का शासन चलेगा। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ग में बांटा गया था लोगों को, उस वर्ग में कि पादरी, कुलीन वर्ग, ठीक है, इस तरीके से बांटा जाए। धर्म और रीति रिवाजों को पुनः स्थापित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक लाइन में बोले जाए तो क्या होता है? रूढ़िवादी विचारधारा जो पहले था वही ठीक था,
इस सोच को मानने वाला, जो पहले था वही आज भी, ठीक है। बदलाव की जगह परंपरागत पुराने नियमों को लागू करना। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंजेस नहीं चाहते, पुराने ही नियमों को मानते हुए चलते हैं और आगे चलते हैं। तो उन सारी विचारधाराओं का क्या कहेंगे? रूढ़िवादी विचारधारा। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है 1815 वियना की संधि। वियना की संधि को समझने से पहले हम यूरोप और नेपोलियन के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। ये आपको यूरोप का पुराना मैप नजर आ रहा होगा और ये नया जो आज के वक्त में यूरोप है, यहाँ पे आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूके नजर आ रहे होंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं फ्रांस, ठीक है। आपको जर्मनी नजर नहीं आएगा क्योंकि बहुत पुराना मैप है। आपको ऑस्ट्रिया नाम का एक देश मिलेगा, अंपायर, जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया बहुत ज्यादा छोटा सा देश है। इस मैप में आपको जर्मनी नहीं मिलेगा। इटली भी देखेंगे बहुत छोटे 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 टुकड़ों में टूटा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ था जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था, तो इसने पूरे यूरोप पर कब्जा कर लिया था। इसका विस्तार रशिया तक भी पहुंच चुका था, ठीक है। रशिया तक था, पूरे यूरोप पे कब्जा हो चुका था। फिर क्या हुआ, नेपोलियन जब पूरे यूरोप पे कब्जा किया तो उसके बाद क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन हार गया युद्ध। अब नेपोलियन हार गया तो फ्रांस को कमजोर करने के लिए, वियना की संधि की गई। ये ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ था। जो ये ऑस्ट्रिया आपको दिख रहा है, जहां पे पेन चल रहा है, ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी में हुई थी और यहां के प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिख ने किया था, ठीक है। तो अब चलते वियना की संधि के बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो अभी हमने समझ रखे, नीचे हम मैप समझ के वियना की संधि के लिए, ठीक है। तो क्या है, आप पढ़ते क्या है, यह संधि नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद हुई थी। यूरोप को शांति और शक्ति को संतुलन बनाने के लिए, शक्ति संतुलन किस लिए, क्योंकि जो फ्रांस था वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, उसका विस्तार पूरे यूरोप में हो रखा था। तो उसको तोड़ देना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, जिसके कारण फ्रांस कमजोर हो सके और शक्ति संतुलन हो सके। जैसे बाकी देश थे वैसे ही इसका भी हो सके, ये शक्तिशाली फ्रांस जैसा एक शक्तिशाली देश ना रह पाए। ये समझौता महत्वपूर्ण समझौता था, 1815 में हुआ था वियना शहर में, जो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इसका योजना ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिख के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इस पर उन देशों ने भाग लिया जिस पर नेपोलियन ने हमला किया था, जैसे रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पर्सा जो आज है, आज उसकी जमीन पे जर्मनी देश है, जर्मन देश, ठीक है। पर्सा पहले था, अब उस जगह पे क्या हो गया, जर्मन, स्पेन, इन सब देशों ने शामिल हुए वियना की संधि में। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भैया वियना की संधि में कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो एक एक चीजों को हमें देखना है और कॉपी में उतारते जाना है। बेड पर बैठकर या लेटकर पढ़ा नहीं जाता, कॉपी और पेन आपके हाथों में होना चाहिए, नहीं तो आप बोर होके बस बंद कर देंगे। ऐसे फिल्म नहीं चल रहा है जो आराम से देख रहे हैं, लिखिए इसे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या थी, वियना की संधि की विशेषताएं क्या थी, हमने तो पढ़ ली वियना की संधि कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना कर दिया गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिर राजा को बैठा दिया गया गद्दी पे, ठीक है। मतलब फ्रांस में एक बार लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, यहाँ पे बार बार आंदोलन हुआ, ठीक है। राजतंत्र था, फिर लोकतंत्र आया, फिर नेपोलियन आ जाता था, फिर वियना की संधि हो जाती थी, फिर दोबारा राजतंत्र आ जाता था, फिर उसके बाद फिर आंदोलन हुआ, फिर लोकतंत्र की स्थापना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत एक लंबा संघर्ष बना है। जो आज फ्रांस को इतना अच्छा देश माना जाता है, तो उन्होंने भी एक लंबी संघर्ष की थी, इसके कारण अच्छा देश बना है। ऐसे नहीं एक ही रात में वो अच्छा देश बन चुका है, यूरोप एक ही रात में अच्छा बन गया, नहीं, यूरोप के लोगों ने भी संघर्ष किया है, ठीक है। फ्रांस के चारों तरफ मजबूत देश बनाए गए,
फ्रांस के चारों तरफ एक मजबूत देश बनाया जा सका, जिसे फ्रांस के लोग क्या हो, फ्रांस के जो कोई भी राजा बने वो आक्रमण ना कर सके। मतलब कि अगर फ्रांस के आसपास जो शक्तिशाली देश रहेंगे तो फ्रांस के लोग फ्रांस की जो राजा होगा वो आक्रमण करके दोबारा पूरे यूरोप पे कब्जा ना कर सके। ठीक है, तो इस तौर पे हमने कौन कौन से देश, नीदरलैंड, प्रशा, इटली और कुछ राज्य, मजबूत राज्य बनाए गए। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा है, तो आपका नीदरलैंड हो गया, प्रशा हो गया और इटली हो गया, ये राज्य की स्थापना की गई, या राज्य कह लिए देश की स्थापना की गई। नेपोलियन द्वारा जीता हुआ क्षेत्र, मतलब नेपोलियन जो यूरोप में पूरा क्षेत्र जीत लिया था, पूरा विस्तार किया था, वो फ्रांस से वापस ले लिया था। ठीक है, जैसे देखिए नेपोलियन ने इस पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। ओके, फिर फ्रांस सारा जमीन लेकर, जैसे यहां प्रशा देश बना लिया गया, यहां पे इटली देश बना दिया गया, इसके आसपास यहां पर नीदरलैंड देश बना दिया गया। ठीक है, ऐसे मजबूत मजबूत देश बना दिए जाए जिसे फ्रांस का राजा दोबारा इधर साइड आक्रमण करके पूरे यूरोप पर कब्जा ना कर सके। और इसका कारण था यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। रूढ़िवादी व्यवस्था जो होती है, रूढ़िवादी व्यवस्था राजा को सपोर्ट करती है, और जो उदारवादी होती है, उदारवादी जो विचारधारा होती है वो लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, जनता द्वारा चुना हुआ सरकार की बात करते हैं। तो यूरोप के लोग क्या चाहते थे कि फ्रांस में रूढ़िवादी, क्यों, क्योंकि यूरोप में ज्यादातर जो देश था, चाहे जर्मनी हो या इटली हो या ब्रिटेन हो, इन सब में राजतंत्र था, क्या, राजा का शासन। अगर फ्रांस में उदारवादी विचारधारा रही तो लोकतंत्र की स्थापना कर लेंगे, तो धीरे धीरे इन देशों में भी लोकतंत्र की मांग बढ़ेगी। इसी कारण वियना की संधि फ्रांस पर थोपकर वहां पर रूढ़िवादी विचारधारा को फैलाना चाहते थे, जिससे वहां पर राजतंत्र बना रहे, जिससे इन देशों को कोई समस्या न हो, यहां पर भी कोई आंदोलन न हो, इटली, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में। हमारा जो टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण पढ़ने से पहले हम एक बार मैप देखें। ये देखें, ये है यूरोप का मैप, ये यूरोप का मैप है 1860 से पहले, और ये यूरोप का आज का मैप है सन 2025 का मैप। इस मैप में और इस मैप में दो अंतर मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फ्रांस आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको फ्रांस नजर आएगा, इसके बगल में आपको इटली नजर आएगा, और यहाँ पे आपको जर्मनी नजर आएगा। सन 2025 के मैप में आपको जर्मनी क्लियर नजर आएगा। मगर यही चीजें आप जर्मनी 1816 के मैप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जर्मनी नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले जर्मनी नाम का कोई देश नहीं था। ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्र था जर्मनी, मगर एक प्रॉपर यूनाइटेड देश नहीं था। फिर इन्हीं क्षेत्रों को आपस में मिलाकर अगर हम इसे जूम करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जर्मनी नाम का आपको कोई देश नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको नजर आएगा पर्शिया नाम का एक देश, पर्शिया नाम का आपका एक देश नजर आएगा। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण में इस पर्शिया देश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्शिया देश और इसके प्रधानमंत्री ओटोमन विस्मार्क ने ऑस्ट्रिया का जर्मनी देश का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने डेनमार्क, जो आप ऊपर देख रहे होंगे, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़कर जर्मनी देश का निर्माण किया था। ठीक है, आप क्या था, ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डेनमार्क, ये है डेनमार्क। इस डेनमार्क से 1864 में फ्रांस से फिर 1871 में, और ये ऑस्ट्रिया जो देश है इससे 1866 में पर्शिया का प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क का युद्ध हुआ, और इन तीनों युद्धों को जीतकर इस पूरे एरिया पे एक देश बनाया गया जिसका नाम था जर्मनी। ठीक है, जो आप
यहाँ पर इस मैप में आपको इस जर्मनी को आपको नजर क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपको जर्मनी क्लियर, आपको जर्मनी देश नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये जर्मनी देश किससे, डेनमार्क, फ्रांस और ऑस्ट्रिया से युद्ध करके जीते हुए क्षेत्रों को मिलाकर एक जर्मनी देश का निर्माण किया होगा। आप पुराने मैप में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रिया जो देश है ये बहुत बड़ा नजर आएगा, जो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर आप। ठीक है, 3 क्षेत्रों से, तो डेनमार्क से कब युद्ध हुआ, 1864 में, और फिर ऑस्ट्रिया से 1866 में, और फ्रांस से 1871 में। और इसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जर्मनी देश का निर्माण किया गया। 1848 में जर्मनी एक राष्ट्र बनने की कोशिश में असफल रहा। जर्मनी ने पहली बार एक राष्ट्र बनने की कोशिश 1848 में किया, मगर वो उस टाइम में असफल रहा, वो एक देश नहीं बन पाया। ठीक है, उस समय जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, इन छोटे छोटे राज्यों को पर्शिया ने मिलकर एक देश का निर्माण किया, और इसकी जिम्मेदारी पर्शिया के प्रधानमंत्री ओटोमर बिस्मार्क ने ली। फिर इसकी जर्मनी की एकीकरण में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी ओटोमन बिस्मार्क की थी। ठीक है, यहाँ पे हमें डिटेल से दिया गया है कि डेनमार्क, जो हमने चित्र में देखे थे या मैप में देखे थे, डेनमार्क से युद्ध के बारे में हमने देखे थे, 1864 में युद्ध हुआ था जो जर्मनी के ऊपर था। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में, और फ्रांस से 1870 से 1871 तक युद्ध हुआ। ठीक है, और 1878 में जब जर्मनी फ्रांस से युद्ध जीत गया तो पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो मतलब जो आजाद जर्मनी का जो पहला सम्राट घोषित किया गया जर्मनी का, वो कौन था, विलियम प्रथम। ये एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत किसने किया था, तो उसमें बोलेंगे ओटोमन बिस्मार्क। और जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना था, तो विलियम प्रथम। ये घोषणा जो हुआ था फ्रांस में एक वर्साई महल है उसमें की गई थी। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर यहाँ संधि किया था वर्साई के महल में, और यहाँ पे ये घोषणा किया गया था। इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। फिर जर्मनी के एकीकरण के बाद इसकी स्थिति देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के बाद क्या किया गया। जब जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना तो उस समय हर राज्य की अलग अलग मुद्रा थी, मतलब हर राज्य हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके के नोट चलते थे। इन सबको मिलाकर एक समान मुद्रा बनाया गया, मतलब एक जैसा नोट को चालू किया गया। ठीक है, सभी क्षेत्रों के बैंकों की व्यवस्था को जोड़ा जाता है, मतलब 39 अलग अलग क्षेत्रों में जो बैंक की व्यवस्था थी उन सबको एक किया जाता है, और पैसे का ट्रांजैक्शन के लिए सभी बैंकों को एकजुट किया जाता है, जिससे एक देश को चलाने में आसानी हो सके। एक सामान्य कानून बनाया गया जो पूरे जर्मनी पे लगा जाएगा। सभी ने मिलकर एक सामान्य कानून बनाया जो पूरे जर्मनी पर लागू होगा, और नए जर्मनी ने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आगे जाके ये आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बन पाया। ठीक है, जर्मनी ने विज्ञान और तकनीक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसके कारण जर्मनी तेजी से आधुनिक और औद्योगिक राष्ट्र बन पाया। ठीक है, तो इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण में हमने क्या देखा, जर्मनी के एकीकरण में अगर हम एक लाइन में देखें तो जर्मनी पहले छोटे छोटे 39 क्षेत्रों में बटा हुआ था। फिर ओटोमन बिस्मार्क आया, उसने जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक जैसा मुद्रा, एक बैंकिंग व्यवस्था, एक सामान्य कानून और विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया। अब आते इटली का एकीकरण पर कि इटली का एकीकरण क्या हुआ। अगर हम पुराने मैप में गौर से देखे होंगे तो इटली के भी बहुत सारे टुकड़े रखे होंगे। इटली के 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और उसको एक करके इटली बनाया। हम दोबारा से उसी मैप पे आते पुराने में, इसका मैप और यूरोप का अब का मैप, सन 2025 का मैप।
ठीक है, लास्ट टाइम हमने जर्मनी को देखा था, इस टाइम हम इटली को देखेंगे। आपकी शुरुआत फिर से करते हैं। यहां पे आपको फ्रांस नजर आ रहा होगा, यहां पर आपको फ्रांस नजर आ रहा होगा, यहां पे आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा होगा, यहां पे भी आपको यूनाइटेड किंगडम नजर आ रहा होगा। मगर 1860s के मैप को और इस मैप में को देखेंगे तो आपको यहाँ पर इटली बहुत छोटे 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 टुकड़े में नजर आ रहा होगा। देखिए इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, मतलब ये इस तरीके से 7 अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। और दूसरा गौर करेंगे कि ऑस्ट्रिया जो अंपायर है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया अंपायर को देखेंगे तो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक, तो इटली में, इटली का भी एकीकरण क्या हुआ, इस जगह की एक 7 अलग अलग क्षेत्रों को इकट्ठा करके एक इटली देश का निर्माण किया गया। यहां पे देखिए इटली कितने छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, ओके। और अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे तो इटली एकजुट हुआ है। सन 2025 के मैप में आप देखेंगे तो इटली एक यूनाइटेड स्टेट है। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये इटली एक कैसे हुआ। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया देश को बहुत ज्यादा गौर से रखना, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो पहले बड़ा था तो ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा जर्मनी के पास चला गया और कुछ हिस्सा इटली के पास आ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया देश छोटा हो गया। इटली कितने हिस्सों में बटा हुआ था पहले, 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। कुछ हिस्सों पर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का कब्जा था, कुछ हिस्सों पे पॉप पॉप का कब्जा था। पॉप एक रोम, ठीक है, और फ्रांस का कब्जा था। उस समय के वक्त में फ्रांस एक शक्तिशाली देश था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया 1860s में फ्रांस और ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली देशों में से आता था। फिर इटली की एकीकरण की शुरुआत में जियुसेप्पे मैनेज़िनी ने इटली के एकीकरण के लिए युवा इटली आंदोलन को चलाया। क्या किया, युवा इटली एकीकरण की चलाया, क्रांति को चलाया इन्होंने। 1830 से लेके 1848 तक ये क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन ये असफल रहा। क्या रहा, असफल। ये विद्रोह जो था 18 सालों तक चला, मगर ये क्या हुआ, ये असफल रहा। ये हम देखते हैं इटली का, देखिए ये क्षेत्र कैसे, ये अलग अलग क्षेत्रों को कैसे किया गया। ये ग्रीन वाला पार्ट, ये ब्लू पार्ट, ये ग्रीन पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट, ये ऑरेंज पार्ट, ये ऑरेंज, इन सभी को मिलाकर एक इटली देश को मिलकर बनाया गया। तो यहां पर देखते इटली के एकीकरण की मुख्य घटनाएं। क्या हुआ था 1859 में, कैवूर ने क्या किया था, ऑस्ट्रिया से ये उत्तरी हिस्सा, ऑस्ट्रिया का उत्तरी हिस्सा कब्जा कर इटली का एक क्षेत्र को कब्जा किया। और 1860s में गैरी ब्लडी ने दक्षिण इटली को आजाद किया और राजा को सौंप दिया। ये दक्षिण इटली नीचे की ओर का। फिर 1861 में विक्टर इमेलियन द्वितीय ने एकीकृत इटली का राज्य की घोषणा किया, मतलब इन सारे इटली को एक किया। और 1870 में जाकर रोम को आजाद किया गया। इस जगह पे रोम आता है, जो इटली की राजधानी है, रोम को आजाद किया और इटली का एकीकरण किया गया। रोम को आजाद करते ही क्या करती है, इटली को जोड़ दिया गया। और 1870 में जब पूरा इटली एक हो गया तो रोम को इसकी राजधानी बना दी गई। ठीक, तो क्या हुआ है कि यहां पर सारे देश को एकीकरण के लिए युद्ध किए गए और सबको आपस में जोड़ा गया। तो टॉपिक है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान शब्द आप बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार जो साइंस या मैथ के शब्द पढ़ते हैं या एसएसटी में जो शब्द बोलते हैं तो उसमें डेफिनेशन में रहता है कि ये शब्द यूनान भाषा से लिया गया है या लैटिन भाषा से लिया गया। तो यूनान वही देश है। यूनान के वक्त में हमारे देश में ग्रीस नाम से जानते हैं, ग्रीस देश। तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा हमारा ग्रीस देश। ठीक है,
तो ये ग्रीस देश को हम देखते हैं कि ये यूरोप में किस जगह पड़ता है। तो यूरोप में आपको इधर पड़ेगा, मगर ये छोटा सा मैप में आपको दिखेगा नहीं। हम बड़े मैप में चलते देखते हैं। इसमें भी देखिए, यहां पे मिलेगा ग्रीस, जिसको यूनान पढ़ा जाएगा। क्या है? ग्रीस। इसे यूनान देश कहा जाता है। ये देख लीजिए, ये रहा आपका ग्रीस जो आपको दिख रहा होगा। इस ग्रीस के बगल में आपको ये दिख रहा होगा ओटोमन एम्पायर। 15वीं सेंचुरी तक, 15वीं शताब्दी तक पूरे इस एरिया पे ये जो यूनान, जो ग्रीस नजर आ रहा है, इस पर भी किसका था? ओटोमन साम्राज्य का ही कब्जा था। ओटोमन साम्राज्य जो था एक मुस्लिम साम्राज्य था। यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था। मगर जो यूनान, जो ग्रीस देश है या यूनान देश है, इसमें ज्यादातर अधिकतर लोग जो थे ईसाई थे, जिसके कारण यहां पर अलग क्षेत्र और अलग संस्कृति होने के कारण आजादी की मांग उठी और ओटोमन साम्राज्य से ये अलग होना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य एक मुस्लिम शासक था और यूनान में अधिकतर लोग क्या थे? क्रिश्चियन थे। इनकी संस्कृति और ओटोमन साम्राज्य की संस्कृति अलग थी। दोनों की संस्कृति अलग होने के कारण यूनान अलग देश बनना चाहता था। इन्हें पश्चिमी देशों से समर्थन मिला। अगर पश्चिमी देशों की बात किया जाए तो हमेशा किसकी बात की जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब देशों को, इटली, इन सब देशों की बात किया जाता है पश्चिमी देशों में। ठीक है, नए मैप में अगर आप ग्रीस को ढूंढेंगे या यूनान को ढूंढेंगे तो ये रहा। और ओटोमन साम्राज्य खत्म हो चुका है। वहां पे टर्की, बुल्गारिया, ये ऐसे देश बन चुके हैं, जिसे हम आगे जाके पढ़ेंगे बाल्कन संकट में। इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है बाल्कन संकट, उसमें पढ़ेंगे ये क्षेत्र। ये ओटोमन साम्राज्य से जुड़े हुए थे, इनसे हटकर अलग अलग 12 देश में टूट गए, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने मैप में देखा तो वहां पे क्या था? ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। कब तक? 15वीं शताब्दी तक। और यूनान लोगों का धार्मिक धर्म के आधार पर क्या थे? वो ईसाई थे। यूनान के लोग ईसाई थे। सांस्कृतिक यूनान के लोगों को न धार्मिक स्वतंत्रता थी, न सांस्कृतिक स्वतंत्रता थी, न आर्थिक स्वतंत्रता थी, क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग थी। तो क्या किया गया? यूनान के लोगों ने अपने आप को आजाद, स्वतंत्र घोषित करने की कोशिश किया। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो यूनानियों के मन में भी स्वतंत्रता की भावना जागने लगी। जब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, हमने फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं तो हमें डेट तो याद रहना चाहिए। जब फ्रांस की क्रांति आई तो क्या हुआ? यूनान में भी स्वतंत्रता की मांग बैठ गई। इसलिए तो इस चैप्टर का पूरा नाम है, क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्यों? क्योंकि एक देश में राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी है, अब वो क्या हुआ? पूरे यूरोप में फैल गया। किस तरीके से? फ्रांस में तो फैली, फिर जर्मनी में फैल गई, फिर इटली में फैली, फिर उसके बाद अब क्या हुआ? यूनान में भी फैल गया स्वतंत्रता की मांग। ठीक है, 1821 में यूनानियों ने स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ। ठीक, यूनानी लोगों को पश्चिमी देशों या पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन मिला, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की सहायता मिली। इन देशों ने मिलकर, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस की सहायता मिली, और इन देशों ने मिलकर 1827 में नवारिनो की लड़ाई में ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया। ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया, जो उसकी नौसेना थी उसको हरा दिया। ठीक है, और हराने के बाद क्या किया? यूनान देश की स्थापना की बात की गई। ठीक है, यूनान की स्थापना में कवियों और कलाकारों जो कविता लिखते हैं, पहले के वक्त में सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, न्यूज नहीं फैलाया जाता था व्हाट्सएप की तरीके से या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के जरिए।
वहां पर जो आंदोलन की बातें होते थे या कोई भी बात एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाया जाता था, वो कलाकारों के माध्यम से या कवियों द्वारा कविता के माध्यम से फैलाते थे। तो बहुत सारे कवि और कलाकारों ने भी इस आजादी की कहानी को आगे तक फैलाया। उसमें से ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन थे, जिन्होंने इस युद्ध को आर्थिक सहायता भी दी, खुद भी युद्ध में भाग लिए। मगर 1824 में उनको बुखार हो गया और बुखार के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मतलब यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में कवियों ने और कलाकारों ने भी मदद किया। इनका बहुत ज्यादा योगदान होता किसी भी आंदोलन में। क्यों? क्योंकि अपनी कविताएं, पहले इंटरनेट या फोन नहीं था जो डाटा पहुंचा सकता था एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पता। कवि अपनी किताबों में उत्साह की बात लिखकर, कलाकार अपने चित्र के जरिए विरोध कर जनता में जागरूकता फैलाते थे। अब 1832 में ओटोमन साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों के बीच में क्या हुआ? कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली और एक ईसाई राष्ट्र का निर्माण हुआ। कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है जो आज के वक्त में तुर्की में है, तुर्की देश में है। ओटोमन साम्राज्य की जगह अब ये तुर्की देश बन चुका है, उसमें कुस्तुनतुनिया। तो कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को स्वतंत्रता मिल गई। संधि क्या होता है कि जब दो देश मिलकर आपस में बात विचार करते हैं, जो कि क्या बात माना जाए, नियम कानून बनाते हैं, लिखित रूप में देना। ठीक है, संधि में क्या होता है? लिखित तौर पर, जैसे क्या होता है कि किसी चीज को लिख कर दे देना, तो उसी से कहते हैं संधि। मतलब दो देश मिलते हैं, आपस में बातों को लिखते हैं, ठीक है, बात विचार मिलता है, अपनी बातों को लिख दिया कि हाँ अब यूनान एक अलग स्वतंत्र देश है, उन्होंने मान्यता दे दिया। यही सब संधि में होता है। ठीक है, दोनों नेता आपस में बातें लिखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।